हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा एयरफोर्स नेवी अग्निवीर के लिए प्रैक्टिस सेट 8 रहेगा। कुल 7 प्रैक्टिस सेट हम सॉल्व करा चुके हैं। आइए 8वां प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा गया है, यदि z एक समृद्ध राशि है, इसको समृद्ध लिखिए। समृद्ध का मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर है। यदि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है हो तो z बार निम्नलिखित में किसके बराबर होगा। देखो बेटा, फार्मूला याद करो, z बार बराबर होता है मॉड ऑफ z का होल स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। जैसे अगर आप पढ़ो z प्लस, अगर आपका जेड एक्स प्लस आयोटा वाई है तो जेड बार एक्स माइनस आयोटा वाई हो, मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा, तो यहाँ एक्स स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 1। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड एक्स प्लस आयोटा वाई तो मॉड ऑफ जेड क्या होगा? पढ़े थे रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट हटाओगे तो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई इसको स्क्वायर होगा। तो ये आपका क्या है? मॉड ऑफ जेड स्क्वायर है। एग्जाम्पल से देखा गया तो ये एज ए फार्मूला है, जेड बार बराबर क्या होता है? मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि यदि ए एवं बी दो घटनाएं इस प्रकार है, पी ए हमको इतना दिया है, पी बी इतना है, यूनियन इतना है, ए ऑब्लिक बी पूछा है। तो ए ऑब्लिक बी का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ऑब्लिक बी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, 12th में पढ़े थे, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन हमको इंटरसेक्शन नहीं मिला है। तो पहले हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, जिसके लिए फार्मूला पढ़ाए थे, पी ए प्लस क्या होता है? पी बी क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है। तो पी ए की वैल्यू क्या दी गई है? 0.5, पी बी है आपका 0.6 और ये कितना दिया है? 0.8। तो यहाँ पर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ से 5 11 1.1 आ जाएगा और माइनस 0.8 सब्ट्रैक्ट करोगे 0.3 आ गया। तो इंटरसेक्शन आपको कितना मिला? 0.3 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.6 है, तो 3/6 कैंसिल करोगे 1/2, जब सॉल्व करोगे 0.5 आएगा। तो 0.50 कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 0.5 होगा। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। कह रहा कि दो पासों को एक साथ उछालने पर ऊपर आए अंकों के योग के 4 के गुणज होने की प्रायिकता क्या है? आप ध्यान से देखो, पहले टोटल कितना बनता है? टोटल नंबर कितने बनते हैं? टोटल 36 पेयर बनते हैं। कितने पेयर बनते हैं? 36 पेयर बनते हैं जब आप पासे को फेंकते हो, दो पासे को। अब इसमें हमारी जो घटना है, जो हमारा इवेंट है, वो पासों पर प्राप्त जो डिजिट हो उनका क्या हो? 4 के गुणज हो, मतलब 4 के पहाड़े हो। तो अब ध्यान से देखो, 4 के गुणज सम 4 का गुणज हो, जैसे 1 3 का योग 4 4 का गुणज है। फिर आगे 4 के गुणज नहीं होंगे। चलिए एक के बाद फिर आगे आ जाइए 2 से, 2 1 नहीं होगा, 2 3 नहीं होगा, 2 2 हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा, 2 4 नहीं होगा, 2 और 6 हो जाएगा, 6 2 8 होता है। फिर उसके बाद आगे 4 पे हम आते हैं, 3 पे आते हैं, 3 3 1 हो जाएगा, 3 1 4 होता है, 3 2 नहीं होगा, 3 3 नहीं होगा, 3 4 नहीं होगा, 3 5 हो जाएगा, 3 6 नहीं होगा। फिर हम 5 पे आते हैं, 5 1 नहीं होगा, 5 3 हो जाएगा, 5 3 हो जाएगा और 6 और 2 हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ई में कुल कितने पेयर हैं? 3 और 3 6 1 7, तो 7 बटे कितना आ रहा है? 36 आ रहा है। एक पासे, दो पासे को एक साथ ऊपर उछालने पर आए अंकों के योग 4 के गुणज होने की प्रायिकता क्या है? तो 4 का गुणज, योग 4 का गुणज हो, ऊपर योग के 4 के गुणज होने की प्रायिकता क्या है? तो 1 3 हुआ, 2 2 हुआ, 4 4 हुआ, 4 4 नहीं लिखे हैं बच्चों, 4,4 होगा। तो टोटल कितने पेयर बनेंगे? टोटल बनेंगे कितने पेयर? 8। टोटल कितने पेयर बने? 8 36, 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 9 36, 2/9। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? 2/9 होगा। ठीक है, इसका आंसर कितना होगा? 2/9 होगा।
इसका आंसर 2/9 होगा। ठीक, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, और पेयर तो नहीं बनेंगे। 1 3 बना, 2 2 बना, 2 6 बना, 3 1 बना, 3 5 बना, 6 6 भी बनेगा। कितना बनेगा? 6 6 भी बनेगा, क्योंकि 6 6 कितना होता है? 12। क्या बनेगा? 6, 6 भी बनेगा। तो उस हिसाब से कुल कितने पेयर बन जाएंगे? कुल कितने पेयर बन जाएंगे? 9। कितने पेयर बन जाएंगे? 9/36। 9 चौके 36। यही गलती करते हो, जल्दबाजी यही होती है। आंसर क्या सही है? ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अब ये देखो, ये साधारण क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। हम फार्मूला पढ़ाए थे कि लिमिट में अगर x टेंड्स टू 0 हो, e की पावर x -1 अपान क्या हो? x हो, और ये 0/0 का फॉर्म बने तो आंसर 1 आता है। तो वह देखो दोनों सेम है और 0/0 का फॉर्म बन रहा है। देखो cos π/2 की वैल्यू 0, e की पावर 0 का मान 1 होता है। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट 0/0, आंसर कितना आएगा? 1। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन फर्स्ट सही है। मान लिया अगर फार्मूला नहीं याद हो रहा है तो आप लोग अवकलन करके लगा सकते हो, डेरिवेटिव कर दो। लो, लिमिट x टेंड्स टू π/2, e की पावर cos x का डेरिवेटिव, e की पावर cos x का माइनस sin x, 1 का 0, cos x का माइनस sin x। अब π/2 रखो तो e की पावर cos π/2 और माइनस sin, यहाँ से π/2 अपान क्या होगा? माइनस sin π/2 होगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सेम है। तो e की पावर, ध्यान से देखो, cos π/2 की वैल्यू 0, e की पावर 0 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ऑप्शन 1 सही होगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि किसी कण द्वारा t समय में तय की गई दूरी इतना है द्वारा परिभाषित हो तो 2 सेकंड के बाद कण की चाल क्या होगी? बस इसका डेरिवेटिव कर दो, ds/dt। तो इसका डेरिवेटिव करोगे 6 दूना 12t - 5 हो जाएगा। कितने सेकंड बाद? x t 2 सेकंड में, तो 12 दूना 24, t की जगह 2, 24 में से 5 घटा कितना हो जाएगा? 19 मीटर पर सेकंड। तो इसकी चाल 19 मीटर पर सेकंड होगी। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी सही है। तो पांचवें का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पांचवें का ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऊपर वाले को t मानते हैं। लेट tan इनवर्स x इक्वल्स टू t, लिमिट चेंज कर देते हैं। इफ अगर x इक्वल्स टू हम 0 पुट करेंगे देन तब t बराबर 0 ही होगा। लेकिन अगर x इक्वल्स टू 1 पुट करोगे, 1 tan इनवर्स 1 में t की वैल्यू क्या हो जाएगी? π/4 होता है tan इनवर्स 1, और जिसको t मानते हैं उसका डेरिवेटिव tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x² dx बराबर dt। तो सब कट जाएगा नीचे वाला। अब लिमिट 0 से π/4 चलेगा, यहाँ t dt बचा। t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t²/2, और यहाँ पर आपकी लिमिट π/4 से 0 चलेगी, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा। π/4 पुट करोगे t की स्क्वायर पर, तो π² 4 का स्क्वायर 16। तो आंसर हो जाएगा π²/16 दूना 32। कौन सा ऑप्शन सही होगा? π²/32, ऑप्शन सी सही होगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? π²/32 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब ये लिखा गया है दीर्घवृत्त x² मतलब 3x² प्लस 4y² बराबर 12 के लेटस रेक्टम को बोलते हैं नाभिलंब की लंबाई। क्या बोलते हैं? लेटस रेक्टम को बोलते हैं नाभिलंब की लंबाई। नाभिलंब की लंबाई, इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। पहले इसको देखो कैसे करते हो। 3x² प्लस 4y² इक्वल्स टू 12 से डिवाइड करते हैं। तो 12 से देखो 3x² अपान 12 प्लस 4y² अपान 12 इक्वल्स टू 1 हो गया। तो यहाँ से कैंसिल करोगे, x² इक्वल्स टू 4 और y² अपान 3 हो जाएगा इक्वल्स टू 1। कंपेयर करते हैं तो a²
4 होगा और बी स्क्वायर कितना होगा 3 होगा। तो ए जो है बी से बड़ा है, क्या है हेयर, यहाँ ए जो है बी से बड़ा है। ध्यान से देखो, जब ए से बी से बड़ा है तो नाभिलंब की लंबाई का फार्मूला 2b स्क्वायर अपान ए होता है। 2b स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, b स्क्वायर की वैल्यू 3 है अपान ए की वैल्यू देखो, ए स्क्वायर अगर 4 है तो ए कितना होगा 2 होगा, तो ए की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। तो इसमें नाभिलंब की लंबाई कितनी हो जाएगी 3। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होगा 3 होगा, तो 7वें का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है कि वृत्त इतना के व्यास की लंबाई क्या होगी। पहले हम रेडियस निकालेंगे, फिर उसका डबल करेंगे, व्यास आ जाएगा डायमीटर। तो पहले जी होता है एक्स के कोफिशिएंट का हाफ 1 आया, एफ भी 1 आया, सी की वैल्यू -8 हो गई। सबसे पहले रेडियस निकालते हैं, रूट में जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, सी की वैल्यू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आर जी की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस सी खुद माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस 8, तो कितना हो जाएगा 8 2 10। आर की वैल्यू रूट 10 होगी, ये रेडियस है। अब हमको क्या निकालना है व्यास, तो इसका व्यास क्या होगा, व्यास होता है 2r, तो 2 इंटू आर आपका रूट 10 है, तो 2 रूट 10 इस प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। इसका आंसर क्या होगा 2 रूट 10 होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 25 निम्नलिखित में से किसका समीकरण है। देखो बेटा, जब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर समथिंग हो तो ये अति परवलय है। ये क्या है, ये अति परवलय है। यदि अति परवलय अगर प्लस में होगा और बटे वटे में करके रहेगा तो ये इलिप्स के का काम करेगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। ये अति परवलय का समीकरण है हाइपरबोला। समझ में, तो 9वें का कौन सा ऑप्शन सही होगा, 9वें का ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, 9वें का ऑप्शन डी सही होगा। अति परवलय हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, तो 9वें का ऑप्शन डी सही है। आगे हम बढ़ते हैं, कह रहा कि यदि दो परस्पर लंबवत सरल रेखाओं की दो कोजाएं क्रमशः इतना इतना है तो निम्नलिखित में देखो समांतर के लिए क्या होता है, समांतर के लिए हम आपको पढ़ाए थे, समांतर के लिए क्या होता है, समांतर के लिए L1 अपान L2 बराबर M1 अपान M2 बराबर M1 अपान M2 बराबर N1 अपान N2, ये समांतर के लिए है। लंबवत के लिए क्या होगा, लंबवत के लिए बताए थे L1 L2 प्लस M1 M2 और प्लस N1 N2 बराबर क्या होगा 0। तो ये लंबवत के लिए है, L1 L2 M1 M2 N1 N2 बराबर 0 होगा। ठीक है, एक ऑप्शन में मिस्टेक कर दिया है, 0 नहीं लिखा गया है, तो 0 आप इसको 0 बना दीजिए। ठीक है, 0 होना चाहिए, तो इसमें ये यहाँ पर क्या होगा 0 होगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन बी सही हो रहा है। समझ में आया, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। ये देखो, ये भी फार्मूला ही है, कह रहा है NCR NCN प्लस, और देखो वैसे लगाओगे बहुत टाइम लगेगा, तो यहाँ पर हम डिजिट मान लेते हैं। लो n बराबर कोई डिजिट मान लो 4, n बराबर अगर 4 मान लो तो गलत है, फिर गलत है, क्योंकि n के प्लेस पे अगर 4 मान लो, चलो n इक्वस टू हम 4 मान लेते हैं, n इक्वस टू क्या मान लेते हैं 4। अगर n के प्लेस पे हम 4 मान लेते हैं तो r के प्लेस पे हमको क्या मानना चाहिए, n बराबर 4 ले लें और r बराबर क्या ले लेते हैं, चलो n बराबर 4 और r इक्वस टू हम 2 ले लेते हैं। ठीक, r इक्वस टू 2 ले लेते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं 4c2 और यहाँ से 4c3 ना, ये 2 ले लेते हैं 4c3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब ध्यान से देखो 4c2 की वैल्यू 2 बार खुला 4 थियाँ 12, 12 का आधा 6, और जो 4c3 की वैल्यू 4, ये 10 आ गया। तो जो ऑप्शन हमको 10 दे देगा वही सही हो जाएगा। यहाँ 4 रखोगे, देखो पहले ऑप्शन में 4 रखोगे, 4
4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 3C2 आएगा, 3C2 की वैल्यू 3 आती है, पहला गलत हो गया। अब ध्यान से देखो, इसको पुट करो, n की जगह 4 पुट करोगे तो 5C कितना हो जाएगा, 5C3 हो जाएगा, और 5C3 की वैल्यू 5 चौक 20 और मल्टीप्लाई 3 बटे फैक्टोरियल 3 इंटू 2, 3 से 3, 2 दूना 4, 5 दूना 10, यही ऑप्शन दे रहा है। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। समझ में आया? तो इस सब क्वेश्चन को बहुत टाइम मत लगाओ बेटा, सीधा सीधा आर एन की जगह 4 और आर की जगह 2 पुट करोगे, फिर हर ऑप्शन में चेक करोगे, जो 10 दे देगा वही सही होगा। अच्छा, इसका हम एक फार्मूला बताए थे कि अगर NCR+1 हो और यहाँ NCR हो, इन दोनों में एक का गैप हो, तो N+1 CR होगा। R का काम यहाँ ये कर रहा है, ये डायरेक्ट एज्यूम फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करो, ध्यान से देखो, इसमें देखो ऐड कर दो। लो, हम C1 को लिख सकते हैं C1 + C2 + C3, तो जब ऐड करोगे तो ये 1 1 1 आएगा, ऐड करोगे तो A + B + C होगा, A + B + C होगा, A + B + C होगा, और यहाँ पर क्या मिला, B + C, और यहाँ पर C + A, और यहाँ पर A + B मिला। अब हम क्या करेंगे, A + B + C बाहर कॉमन ले लेते हैं, तो A + B + C कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो क्या बचा, 1 1 1 बचा, यहाँ 1 1 1, यहाँ यहाँ पर क्या बच रहा है, B + C, B + C, C + A, A + B। और आपको पढ़ाया गया था किसी मैट्रिक्स किसी डिटर्मिनेंट का अगर 2 कॉलम आइडेंटिकल हो तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0। देखो 2 आइडेंटिकल हैं, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा, 0 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है, इसका उत्तर क्या होगा, 0 होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न है, वक्र इतना y बराबर इतना के उस बिंदु पर नाभिलंब की ढाल क्या होगी। नाभिलंब की ढाल क्या होगी, समझ में आया? इसमें नाभिलंब की क्या निकालनी है, ढाल निकालनी है। तो ध्यान से देखो, हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। सबसे पहले dy/dx, डेरिवेटिव के लिए क्या होता है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2 दूना 4x। फिर sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो 3 cos x होगा प्लस 3 cos x हुआ। अब यहाँ तक हम आ गए हैं। अब हमको किस बिंदु पर इसके मतलब किस बिंदु पर ढाल निकालना है, पहले वो बिंदु लिखेंगे। इसमें बिंदु बेटा क्या था, ध्यान से देखो, इसमें कुछ बिंदु दिया गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन में बिंदु नहीं लिखा गया है, यहाँ पर बिंदु लिखना था जहाँ x बराबर 0 है, जहाँ क्या है, x बराबर 0 है, या जहाँ के बाद x बराबर 0 था, ठीक है, जहाँ x बराबर 0 है। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाता है। जहाँ x बराबर 0 है, मतलब x बराबर 0 पर ढाल निकालनी है। तो अब पहले अवकलन में x बराबर 0 पर पहले स्पर्श रेखा की प्रवणता आती है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो x बराबर 0 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx एट x = 0, हम 0 पुट करते हैं। तो जहाँ x है वहाँ 0 पुट करो, 4 × 0 3 cos 0, तो 4 तो 0 में चला जाएगा, 3 cos 0 की वैल्यू 1 3 आ गई। ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। फिर से देखो, जब वक्र का हम अवकलन करके बिंदु पुट करते हैं तो वो स्पर्श रेखा की प्रवणता आता है, लेकिन हमसे पूछा गया स्पर्श रेखा को टेंजेंट, हमसे पूछा गया नॉर्मल रेखा की प्रवणता क्या होगी, अभिलंब रेखा की प्रवणता। तो अतः अभिलंब रेखा की प्रवणता, अभिलंब रेखा की प्रवणता फार्मूला याद रखो, अभिलंब रेखा स्पर्श रेखा पर लंब होती है। तो अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता 3 है तो अभिलंब रेखा की प्रवणता -1/3 होगी। इसका फार्मूला होगा -1/ स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है, 3, तो -1/3 आपके प्रश्न का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर -1/3 होगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न पे आते हैं। तो इसका आंसर -1/3 होगा। आगे बढ़ते हैं, ये देखो
उन वृत्तों के डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो जिनके केंद्र मूल बिंदु पर हैं। अरे दादा वो तो यहाँ पर एक सर्कल है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्शन नहीं दिया है। जैसे ये सर्कल है, अब सर्कल का जो सेंटर है वो ओरिजिन है, ये सर्कल का सेंटर है, ये ओरिजिन है, केंद्र पर है, ये 0,0, तो इसका मतलब इसका रेडियस ए हो, तो वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर होता है। इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसका हम अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे? अवकलन। एक्स स्क्वायर का 2x, वाई स्क्वायर का 2y, dy बाई dx बराबर 0। ये कांस्टेंट है, 0 होगा। कहा जाता है कि किसी वक्र का डिफरेंशियल इक्वेशन निकालते समय वक्र में जितने आर्बिट्री कांस्टेंट है उतनी बार उसका डेरिवेटिव करके आर्बिट्री कांस्टेंट को एलिमिनेट किया जाता है, स्वैच्छाचर को गायब किया जाता है। इसमें एक स्वैच्छाचर है ए, समझ में आया? तो एक बार अवकलन कर दिया गया, 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ से 2y dy बाई dx इक्वल्स टू लिख दो -2x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो यहाँ से आपको dy बाई dx इक्वल्स टू कितना मिला? -x बटे y। तो ये उस सर्कल के अवकल समीकरण है जिनका केंद्र क्या है? मूल बिंदु है। समझ में आया? तो 14वें का यही आंसर आएगा, -x बटे क्या होगा? y होगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहा कि यदि ABC AP में है तो BC CA AB किस में होंगे? देखो इसको ट्रिक देखो, अगर AB CAP है तो A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर 3 ले लो कि AP में। देखो ये AP में है, अब हमसे पूछा गया है BC CA और AB, तो BC का मतलब 20, BC मतलब 3 दूना 6, CA मतलब 3 1 3 और AB मतलब 2। देखो ये किस में है? ये देखो किस में है, देखो इनका गैप देखो, देखो इनका गैप देखो, इनका गैप सेम है, 6 से 3 का नहीं, गैप सेम नहीं है, तो ये एपी में नहीं होंगे, पहला गलत हो गया। जीपी में देखो, देखो इसको इससे डिवाइड करोगे तो 1/2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करने पर तो ये जीपी में नहीं होंगे, एचपी में होंगे। देखो एचपी का कंडीशन क्या होता है, अगर कोई संख्या एचपी में है तो एचपी में है तो b बराबर क्या होता है? 2ac अपान a प्लस सी होता है। तो b की वैल्यू 3 है और अगर उधर भी 3 आ जाएगा तो एचपी हो जाएगा। तो 2, a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 6। c की वैल्यू कितनी है? c की वैल्यू कितनी है? 2 बटे a प्लस सी माने 6 गुणे 6 प्लस 2, ठीक है ना? यही a प्लस सी माने 6 प्लस 2 हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा? 6 दूना 12 दूना 24, अरे 6 दूना 12 दूना 24, 6 2 8, 8 3 24। तो ये किस में होंगे? एचपी में होंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? इसका ऑप्शन सी सही है। बहुत अच्छा ट्रिक बताया गया बच्चों। कह रहा कि ABC AP में है तो 3 नंबर AP में ऐसे आप ढूंढ लो, a को 1 मान लो, b को 2, c को 3 मान लो। अरे 1 2 3 AP में है ना, एक एक के गैप है। फिर इसमें पूछा गया था ये किसके इक्वल होगा, तो इसके लिए सॉल्व किया गया, 6 3 2 आया, तो ये AP में है नहीं, GP में है नहीं, तो फिर किस में होगा? HP में। HP में चेक करने के लिए HP के लिए क्या होता है? मिडिल वाला 2ac अपान a प्लस सी होगा। देखो 3 3 के इक्वल हुआ, सॉल्व किया गया, ठीक है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कि 1/3 x1 x2 9 जीपी में हो तो x2 का मान क्या होगा? लो अगर ये जीपी में है तो इतना पान इतना, देखो x1 बटे क्या होगा? 3। पहले 3 के लिए देखो, 3 नंबर अगर जीपी में है तो 3 नंबर पहले 3 के लिए देखो, यहाँ से 3 के लिए अगर ये जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर x1 स्क्वायर बराबर क्या होता है? 1/3 x2 होता है। अच्छा अब फिर क्या होगा? अब इन 3 के लिए देखो, इन 3 के लिए क्या होता है? लास्ट में 3 के लिए क्या होता है? अच्छा इसको और सस्ता कर दे रहे हैं, लो बहुत ज़्यादा ये ना करो। ये जीपी में तो इसका फर्स्ट टर्म 1 इक्वल्स टू 1/3 हो गया, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक, 1/3 आ गया फर्स्ट टर्म। सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म कितना है? फोर्थ टर्म AR³ होता है, 3 दिया है, तो a की वैल्यू कितनी दी गई है? 1/3 R³
क्यूब इक्वल टू, ये 9 दिया है, r इक्वल टू 9, तो यहाँ पर 9 है, तो यहाँ से r क्यूब इक्वल टू क्या होगा, 9 त्रिक 27, तो r क्यूब माने 3 का क्यूब, तो r की वैल्यू 3 आ गई। a और r मिला, हमसे पूछा है कि x2 आपका थर्ड टर्म है, x2 थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म क्या होता है a r स्क्वायर, तो a की वैल्यू 1/3 और r स्क्वायर माने 3 का स्क्वायर, तो ये 1/3 इंटू 9, जब सॉल्व करोगे 3 आ जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 3 होगा। कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन सी सही है। आसान था। देखो ये आपका फर्स्ट टर्म दिया है, ये a है, और ये आपका क्या है, ये फोर्थ टर्म है, मतलब ए आर क्यूब है, तो ए आर क्यूब से r मिला, तो x2 हमसे पूछा गया थर्ड टर्म क्या होगा, ए आर स्क्वायर क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। ये देखो क्वेश्चन लिखा गया, यदि इतना बराबर इतना a प्लस a डैश बराबर आई हो तो निम्नलिखित में से अल्फा क्या होगा। तो देखो a प्लस a डैश निकालना है, ये आई है, तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू गिवन दैट है, a आपको क्या दिया है, कास अल्फा, यहाँ पर है साइन अल्फा, फिर यहाँ है माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पर है कास अल्फा। अब a डैश कितना है, a डैश, ये a डैश है, a डैश कितना है, a डैश करते समय ये कॉन्जुगेट बदल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कास अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर क्या होगा यहाँ साइन अल्फा और यहाँ कास अल्फा, और आई किसके इक्वल होता है, आई 1 0 0 1, आई जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब इसको ऐड करोगे, कास अल्फा 2 कास अल्फा मिला, और यहाँ 0 मिला प्लस माइनस, यहाँ भी 0 मिला, यहाँ 2 कास अल्फा इक्वल टू कितना मिला, 1 0 0 1 मिला। अब हम कंपेयर करेंगे, पहला पहले के इक्वल होगा, तो 2 कास अल्फा इक्वल टू 1 हुआ, तो कास अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि 1/2 कास किसकी वैल्यू होती है, तो 1/2 कास किसकी वैल्यू होती है, कास 1/2 कास 60 डिग्री की वैल्यू होती है, π/3 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से कास अल्फा बराबर कास π/3 60 डिग्री, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, π/3 होगा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी सही है। तो 17वें का क्या होगा बच्चों, ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला प्रश्न ये लिखा गया है, सरल रेखाओं इतना एवं इतना के बीच का कोण π/4 हो तो के का मान बताओ। अरे वाह, तो सरल रेखाओं के बीच का कोण हम आपको बताया गया था कि दो सरल, पहले एमोन निकालते हैं। एमोन की वैल्यू क्या है, एमोन होता है -a/b होता है। एमोन माने प्रवणता। देखो प्रवणता के लिए फार्मूला -a/b होता है, तो -a का मतलब -k/a की वैल्यू 1 मतलब -k मिला। m2 दूसरी रेखा की प्रवणता है, वही m2 वही होता है, a माने x का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट -3/1 मतलब -3। अब कोण के लिए tan थीटा बराबर बताया गया था m1 - m2 बटे 1 प्लस m1 डॉट m2, ये दो रेखाओं के बीच कोण है। तो tan थीटा मतलब 45 डिग्री दिया गया है ना, दोनों रेखाओं के बीच कोण 45 दिया। m1 की वैल्यू -k है, m2 की वैल्यू -3 + 3 होगा, तो 1 यहाँ पर -k मतलब के इसकी वैल्यु कितनी दी गई है, -k और यहाँ -3 है। तो सीधा tan 45 की वैल्यू 1 होती है, -k + 3 अपान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 + 3k होगा ना, माइनस प्लस 3k, तिरछा गुणा करोगे तो 1 + 3k इक्वल टू -k + 3 हुआ। तो इधर उधर करोगे तो यहाँ से 4k मिला, कितना मिला, यहाँ से 4k मिला और यहाँ से 3 - 1 मिला, तो 4k इक्वल टू 2 मिला, तो k की वैल्यू 2/4, k की वैल्यू 1/2 आ गई। तो k की वैल्यू पूछा गया है 1/2 होगा, समझ में आया। तो इसमें पूछा गया है k की वैल्यू क्या होगी, तो k की वैल्यू 1/2 होगी। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी सही है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, ये कह रहा कि वेक्टर ए बराबर इतना एवं वेक्टर ए इतना एक दूसरे के समांतर हों तो लेम्डा का मान। देखो समांतर के लिए क्या बताया गया था, समांतर के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो समांतर में वही a1 माने मतलब
आई कैप का कॉफिशिएंट 1 है, वहाँ आई कैप का कॉफिशिएंट 3 है, लेमडा है यहाँ और वहाँ कितना है 2 है, और यहाँ कितना है 3 है और वहाँ 9 है। तो कोई दो को आपस में इक्वल कर लो 1/3 लेमडा अपान 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 लेमडा इक्वल्स टू 2, तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। कौन सा ऑप्शन सही है? 2/3 ऑप्शन ए सही है। समझ में आया? तो दो सदिश समांतर तब होते हैं जब ये कंडीशन लगती है और बहुत आसानी से इसको बताया गया है। चलिए, तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, 2/3 होगा। ठीक है, 2 कितना होगा? 3 होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा कि त्रिभुज एबीसी में AB वेक्टर इतना है, BC वेक्टर इतना है, तो AC वेक्टर क्या होगा? ध्यान से देखो, हमसे पूछा गया है A है, B है और C है। देखो ये AB है, A से B की तरफ है, फिर हमको BC दिया है, फिर हमसे क्या पूछा गया है? CA पूछा गया है। CA मतलब इनको ये फॉलो कर रहा है। समझ में आया? AB हमसे CA वेक्टर पूछा गया है, तो CA वेक्टर का मतलब क्या होता है? ध्यान से देखो, दो वेक्टर में AB है और यहाँ से देखो फॉलो कर रहा है AB, BC और CA। तो CA वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होगा जो तीनों को ऐड करके 0 बना देगा। समझ में आया? अरे हमको AB दिया है, देखो AB वेक्टर क्या दिया है? AB वेक्टर क्या दिया है? AB वेक्टर दिया है I कैप -5J कैप और +3K कैप। AB के बाद हमको BC वेक्टर क्या दिया है? AB के बाद BC वेक्टर क्या दिया है? BC वेक्टर क्या दिया है? 2I कैप +3J कैप और -K कैप। दोनों को ऐड करो तो AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर, दोनों को ऐड करते हैं तो यहाँ से कितना मिला? 3I कैप, 1 2 3, और यहाँ पर कितना मिला? -2J कैप, और यहाँ पर +2K कैप मिला। अब देखो BB खत्म हुआ, AB में BC जब जोड़ोगे तो AC वेक्टर आ जाएगा। क्या जाएगा? AC वेक्टर 3I कैप -2J कैप +2K कैप। लेकिन हमको AC नहीं, हमसे CA वेक्टर पूछा है, तो जब हम CA वेक्टर करते हैं तो निगेटिव आ जाएगा भैया, AC और CA में डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से -3I कैप +2J कैप -2K कैप। तो इस तरीके से -3I कैप +2J कैप -2K कैप, ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, दोनों वेक्टर को हम ऐड करेंगे, AC होगा, लेकिन हमसे CA पूछा, हम डायरेक्शन बदल देंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर 2 साइन पावर n थीटा कोसेक पावर n थीटा। अब यहाँ पर आपको बताया गया था कि ऐसे क्वेश्चन में कोई एंगल पुट करो जो 2 दे देते, तो हम पुट कर देते हैं थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1, कोसेक 90 की वैल्यू 1, इसका मतलब 2 आ गया है। इसका मतलब 90 सेटिस्फाई करेगा, तो साइन 90 की वैल्यू 1 की पावर n, यहाँ भी 1 की पावर n, 1 की पावर n का मतलब 1 + 1, इसका भी आंसर क्या होगा? 2 होगा। ट्रिकी प्रश्न है, इसका भी आंसर क्या होगा? 2 होगा। तो कोई ऐसा एंगल सोच के पुट करो जो 2 दे दे। साइन 90 की वैल्यू 1, कोसेक 90 की वैल्यू भी 1 होती है। इसका मतलब 90 में 1 की पावर 90 मतलब साइन पावर n 90 की वैल्यू 1 की पावर n, यहाँ भी 1 की पावर n ऐड करोगे 2 आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो क्या दिया है? साइन 75 माइनस tan 75 माइनस tan 30, फिर tan 75 30। आप देखो tan 75 की वैल्यू होती है, याद कर लो, इसकी वैल्यू होती है 2 + √3 और tan 30 1/√3 होता है। इसकी वैल्यू 2 + √3 और इसका 1/√3 होता है। अब सबका एलसीएम √3 अपान में आएगा। ठीक है, तो सब में √3 से तो ये 2√3 होगा और यहाँ पर ये 3 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हुआ माइनस। ठीक है ना, यहाँ ब्रैकेट टूटेगा, 2 - √3 अपान कितना हो जाएगा? अपान √3 हो जाएगा। अब देखो क्या कैंसिल हो गया, क्या सॉल्व हो गया?
इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या बचा, 2√3 है और 1√3, 2 में से 1 निकलेगा, √3 अपान √3 है, ये कैंसिल होकर आंसर कितना हो जाएगा 1। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए सही है। ये tan 75 की वैल्यू होती है 30 + 45 से ब्रेक किया गया है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था, आसान था। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, हर तरीके से हर एंगल हर फार्मूला याद है, तो बहुत कम समय में आप अपने प्रश्न का उत्तर देने लायक रहोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 22वें का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, ये भी बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो 1 + cos 4 थीटा हो गया, और cos 4 थीटा का फार्मूला पढ़ाए थे 2 cos स्क्वायर 2 थीटा -1, तो यहाँ -1 + 1 2 दूना 4 cos स्क्वायर 2 थीटा मिला। तो इसका मतलब ये आपको 4 cos स्क्वायर 2 थीटा मिला, तो √2 है प्लस ये √ रहेगा, इसकी वैल्यू क्या मिली 4 cos स्क्वायर 2 थीटा। अब 4 का स्क्वायर √2 होगा और इसका स्क्वायर हटेगा तो अंदर से एक रूट हट जाएगा, तो 2 प्लस फिर क्या मिल जाएगा 2 + 2 cos थीटा, 2 प्लस कितना मिल जाएगा 2 + cos 2 थीटा मिल जाए। फिर हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर फिर कितना बचा 1 + cos 2 थीटा बचा। फिर हम cos 2 थीटा फार्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर थीटा -1। फिर हम आगे फार्मूला लगा देंगे 2, यहाँ पर 1 + 2 cos स्क्वायर थीटा -1, 2 cos स्क्वायर थीटा -1। अब -1 + 1 2 दूना कितना मिल गया, अंदर मिला 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 का स्क्वायर √2 हो गया cos थीटा, cos स्क्वायर का cos थीटा, तो इसका आंसर आपको क्या मिल जाएगा 2 cos थीटा। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी सही है। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। ये देखो 23वां हो गया, फिर 24वें का, अब देखो 24वां है sin 2 tan इनवर्स इतना। पहले हम 2 tan इनवर्स x का फार्मूला रखते हैं। 2 tan इनवर्स x का एक फार्मूला होता है sin इनवर्स 2x अपान 1 + x², यही रख देते हैं, और बाहर हमारे पास sin है, तो sin से sin इनवर्स गायब, कुल मिला 2x अपान 1 + x² हमको सॉल्व करना है। x की वैल्यू 5/8 है, तो 2 × 5/8 अपान 1, 5/8 का स्क्वायर 25/8 का वर्ग 64 होगा। तो ऊपर आपको कितना मिला 5 दूना 5/4 मिला, कैंसिल कर दिए 2 चौके 8 बटे 64 के 64 प्लस कितना 64 64 64 प्लस 25 और अपान कितना हुआ 64। अब पलट जाएगा, देखो 5/4 ये मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड पलट जाता है 64 अपान, इनको ऐड करोगे 5 4 9 6 2 8, तो 5 4 9 6 2 8। फिर यहाँ पर कर देंगे 16 चौका 64, 16 पंचे 80/89। आपके प्रश्न का आंसर होगा 80/89। तो 80/89 कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है 80/89। फार्मूले का पूरा खेल है बेटा, 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है, समझ में आया। 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है sin इनवर्स 2x अपान 1 + x²। चलिए अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अब देखो द्विघातीय समीकरण इतना का एक मूल 1 हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। एक मूल का मतलब x = 1 पुट करो, समझ में आया। अरे इसका एक मूल 1 है, इसका मतलब x = 1 है, जब पुट करोगे तो ax² x 1 + b + c आंसर आ जाएगा। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही, ऑप्शन ए सही है। अरे इसका एक √1 है, तो 1 पुट करोगे 1 का स्क्वायर 1 मतलब a रहेगा, यहाँ b रहेगा, c = 0, यही ऑप्शन ए सही है, समझ में आया। तो इस हिसाब से आज 25 क्वेश्चन की एक और प्रैक्टिस सेट हम करवा चुके हैं। आप लोग लगातार देखते रहिए, और जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक हम ऐसे प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।